Good morning, friends. A standard disclaimer कि I am not a SEBI registered analyst and nothing in this video would be a buy or sell recommendation. तो आज अपने समझेंगे डेटा सेंटर्स के सेक्टरल एनालिसिस के बारे में, जिसमें अपने समझेंगे कि डेटा सेंटर्स होते क्या हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होते हैं डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए, कितने टाइप के डेटा सेंटर्स होते हैं, टियरिंग ऑफ डेटा सेंटर्स समझेंगे, इनकी मार्केट साइज कितनी है अपने वो समझेंगे, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है ऑन द डिमांड इंक्रीज ऑफ डेटा सेंटर्स एंड लिस्टेड एंटिटीज़ कौन सी हैं जो कि डेटा सेंटर्स को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रही हैं। सो डेटा सेंटर्स होते क्या हैं एक्चुअल में अपने ये समझते हैं। दे आर सिंपली द फिजिकल फैसिलिटीज़ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपने डेटा एंड एप्लीकेशंस को स्टोर करने के लिए। अब डेटा एंड एप्लीकेशंस जनरली ऑर्गेनाइजेशन के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे ईमेल शेयरिंग्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशंस, एम्प्लॉय के डिटेल्स, उनके क्लाइंट की डिटेल्स, सब डेटा एंड एप्लीकेशंस जो है वो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जो हेल्प करते हैं, वो आपके डेटा सेंटर्स जो है उसमें स्टोर होते हैं। एंड डेटा सेंटर्स में जनरली सर्वर्स होते हैं जहाँ पे ये सारे डेटा एंड एप्लीकेशन जाके स्टोर होते हैं। अभी जितने भी डेटाज हैं सब या तो पब्लिक डेटा सेंटर्स या प्राइवेट और एज डेटा सेंटर्स में जाके स्टोर होते हैं। एंड एज डेटा सेंटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर द आईओटी एप्लीकेशंस एंड इनकी इनकी जो डिमांड है वो ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years इंक्रीज हो सकती है। फिर अपने समझते हैं कंपोनेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर्स को बनाने में क्या क्या यूज होती हैं। So components are mainly the software or the hardware devices, such as routers, firewalls, storage systems, switches, application delivery controllers. एंड ये बेसिकली जितने भी डेटा एंड एप्लीकेशन है उसको स्टोर एंड मैनेज करने में हेल्प करती है। फिर अपने को अगर डेटा सेंटर्स के कंपोनेंट्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करना है तो उस स्टैंडर्ड के अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप करना ज़रूरी है, जिसमें कि अन जिससे जिसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज होना ज़रूरी है, पावर सब सिस्टम्स होना ज़रूरी है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर्स अलॉन्ग विथ फायर सेपरेशन एंड बैकअप जनरेटर्स होना ज़रूरी है। सो ये कंपोनेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो डेटा सेंटर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर्स अगर आपने समझे, सो एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो कंपनी ओन्ड डेटा सेंटर्स होते हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट तीनों कंपनी खुद ही देखती है। फिर मैनेज डेटा सेंटर्स आर मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको रेंटल पे आउट्स देने पड़ते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को अलॉन्ग विद द मैनेजिंग फीस। इसमें जो सर्वर्स की कंट्रोल एंड ओनरशिप होती है दोज आर विद द सर्विस प्रोवाइडर्स themselves and hardware choices and software choices are also made by the service providers only. फिर co-location data centers में the organization need to purchase the servers and उन सर्वर्स की जो कंट्रोल एंड ओनरशिप रहती है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रहती है। एंड उस सर्वर्स में जो भी हार्डवेयर की अपग्रेड्स अगर करनी हो, डेटा सेंटर्स में कोई भी हार्डवेयर की अपग्रेड करनी हो या फिर सॉफ्टवेयर कौन से लगाने हैं वो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने आप से डिसाइड कर सकती हैं। फिर क्लाउड डेटा सेंटर्स हैं जो कि ऑफ प्रीमाइसेस पब्लिक डेटा सेंटर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा एंड एप्लीकेशंस को होस्ट करके रखते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं। एंड अगर अपने बिग प्लेयर्स की बात करते हैं जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्लाउड डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वेब अमेजन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट है और आईबीएम क्लाउड है। फिर अपने समझते हैं डेटा सेंटर्स टीयरिंग क्या होती है। सो डेटा सेंटर्स जो है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 में बांटे गए हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एफिशिएंसी। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो आपके टीयर 4 डेटा सेंटर्स में है, जिनकी एनुअल डाउन टाइम इज ओनली अराउंड 26.3 मिनट्स। एंड जितने भी
डिजिटल लेड बिजनेसेस है, जैसे डिजिटल कॉमर्स हो गए या फिर डिजिटल एंटरटेनमेंट हो गए या सोशल मीडिया साइट्स हो गए, दे आर शिफ्टिंग देयर डेटा सेंटर्स फ्रॉम टीयर 1 एंड टीयर 2 टू टीयर 3 डेटा सेंटर्स। एंड सब कॉस्ट की अगर बात करें तो टीयर 4 डेटा सेंटर्स इज द कॉस्टलीस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। फिर अगर अपने ग्लोबल डेटा सेंटर कोलोकेशन की मार्केट साइज देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट साइज है वो आपकी साउथ अमेरिका में, फॉलोड बाय यूरोप। एंड इंडिया में भी कोलोकेशन की मार्केट साइज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, और कितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है वो अपने आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। फिर अगर अपने डिमांड ड्राइवर्स की बात करते हैं डेटा सेंटर्स की, सो द डिमांड ड्राइवर्स आर बेसिकली लेड बाय द क्लाउड अडॉप्शन। और क्लाउड अडॉप्शन की जो रेवेन्यू है दैट कैन इंक्रीज बाय 21% एट अ कैगर रेट फ्रॉम 2022 टू 2026। फिर अगर अपनी डिजिटल कॉमर्स की बात करते हैं, तो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है दैट कुड इंक्रीज बाय 27% कैगर रेट फ्रॉम 2022 टू 2026। 5G रोल आउट होने के बाद से बाई मार्च 2025 अराउंड 300 प्लस मिलियन सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। तो जिसके वजह से डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी इंक्रीज करनी इंक्रीज जिसकी वजह से डेटा सेंटर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। डेटा यूसेज अगर अपने पर यूजर पर मंथ की बात करते हैं, तो एज ऑन डेट इट इज अराउंड 19 GB, विच कैन इंक्रीज टू अबाउट 45 GB बाई 2027। देन बिग डेटा एनालिटिक्स और artificial intelligence or Internet of Things can grow at a CAGR of around 29% from 2022 to 2028. So जितने भी आईटी लेड बिजनेसेस हैं या आईटी जितने भी आईटी कंपनीज हैं, वो आपकी अपने क्लाइंट्स के लिए जितने भी आज के दिन में डेटा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो आपके एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो जिसके वजह से भी डेटा सेंटर्स की जो रिक्वायरमेंट है या जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डायरेक्टिव्स इशू किए थे, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो आपके लोकल डेटा सेंटर्स में स्टोर करना ज़रूरी है। एंड स्टोर करना पड़ेगा। जितने भी लोकल डेटा जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं, दोज नीड टू बी स्टोर्ड इन द डेटा सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। एंड ये रेगुलेशंस इसलिए पास किया गया था टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा प्रिवेसी ब्रीचेस। फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स की डेटा हैं जो कि ई कॉमर्स लेड बिजनेसेस यूज़ करती हैं ड्यूरिंग द लॉगिन, सो वो हो सकता है कि फॉरेन डेटा सेंटर्स में प्लेस्ड हो, तो उनको भी इंडियन डेटा सेंटर्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। जिन देन सेबी ने भी अपने जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको भी मैंडेटरीली बोल दिया है कि जितने भी उनके डेटाज हैं क्लाइंट्स के, वो सारे डेटाज जो हैं इंडिया के डेटा सेंटर्स में स्टोर होना ज़रूरी है। सो दीज आर द डिमांड ड्राइवर्स ऑफ डेटा सेंटर्स। अब अगर अपने टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करते हैं, सो एट इन 2019 जो डेटा सेंटर की कैपेसिटी थी इंडिया में वो अराउंड 350 मेगावाट्स की थी, जो कि 2023 में अराउंड 854 मेगावाट की थी। एंड आज आज के दिन की अगर अपने बात करते हैं तो डैट इज अराउंड 977 मेगावाट अक्रॉस टॉप 7 सिटीज। एंड अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी स्टैंड्स एट अराउंड 1.03 गीगावाट with an additional 1.29 gigawatt being planned. So total projected capacity would increase to around 3.29 gigawatt by 2028. एंड अगर अपने सेक्टर्स की बात करते हैं कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स को यूज़ करते हैं, सो क्लाउड एंड टेक सेक्टर्स टुगेदर ऑक्यूपाई अराउंड 50% ऑफ द टोटल मार्केट साइज 50% अराउंड क्लाउड एंड टेक सर्विस सेक्टर्स यूज़ करते हैं, फॉलोड बाई BFSI जो कि अराउंड 15% यूज़ करते हैं। देन रिटेल एंड ई कॉमर्स अराउंड 12%, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया अराउंड 8%, healthcare around 6%, followed 8% are maintained by other sectors.
फिर को लोकेशन डेटा सेंटर्स की अगर अपने कैपेसिटी एडिशंस की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन आपकी मुंबई की लोकेशन में हो रही है। सो मुंबई फेवरेबल लोकेशन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पावर इंटरप्टेड सप्लाईज जो है बहुत कम है। एंड जितने भी मेजर कंपनीज है वो आपकी मुंबई में ही लोकेटेड है, फॉलोड बाय एनसीआर रीजन, चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद एंड कोलकाता। फिर अगर अपने कॉस्ट की बात करते हैं, सो पर मेगावाट बनाने के लिए अराउंड 45 करोड़ लगते हैं इंडिया में। डेटा सेंटर के डेटा सेंटर में 1 मेगावाट बनाने के लिए अराउंड 45 करोड़ रुपीज लगते हैं इंडिया में। एंड अगर अपने कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट अपोर्शनमेंट की, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो पावर पावर में लगते हैं अराउंड 30%, एंड 15% ईच इन ऑटोमेशन, HVAC एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स। रियल एस्टेट एंड पावर बैकअप जनरेटर्स में अराउंड 10% की कॉस्ट लगती है ईच। एंड अगर अपने इंडिया की कॉस्ट को बाहर के कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट जो है वो आपकी इंडिया में लगती है, फॉलोड बाय चाइना दैट इज अराउंड 56 करोड़ पर मेगावाट, देन मलेशिया 75 करोड़, सिंगापुर अराउंड 94 करोड़, स्विट्जरलैंड अराउंड 103 करोड़। सो इन द कमिंग टाइम इंडिया कैन ऑल्सो बिकम अ हब फॉर डेटा सेंटर्स, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सबसे चीप है इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस। एंड अराउंड 45,000 करोड़ is expected to be invested in data centers over fiscals 2024 to 2026। फिर अगर अपने सेक्टर प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की अगर अपने बात करते हैं, तो अगर डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पावर सेक्टर की भी डिमांड बढ़ सकती है। पावर सेक्टर की भी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जितने भी, अगर अपने पावर कंजम्पशन की बात करते हैं, तो अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, दोज आर जनरली एआई लेड प्रोजेक्ट्स। एंड एआई में जो प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज हो रही हैं आज के दिन में, दोज आर जीपीयूज, दैट इज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, टू एनहांस द पिक्चर क्वालिटी। एंड ये जो जीपीयूज है, ये बेसिकली आपके 3x to 4x मोर पावर कंज्यूम करते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो जितनी ज़्यादा पावर यूज होंगी, उतने ज़्यादा हाई हाई लोडेड फाइल्स बनेंगी, एंड उतने ज़्यादा डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एंड इनकी डिमांड जो है, पावर कंजम्पशन की जो डिमांड है, वो हाइपर स्केलर्स के थ्रू भी इंक्रीज हो रही है। हाइपर स्केलर्स मेनली हेल्प्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशंस। अगर अपने पावर सेक्टर में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं फ्रॉम द जनरेशन टू द कंज्यूमर एंड, तो उनमें कौन से कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी एक बार अपने समझ लेते हैं इस डायग्राम से। जो कि आपके ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड इंक्रीज हो सकती है, सबस्टेशंस की डिमांड इंक्रीज हो सकती है, अलोंग विद द कनेक्शन लाइंस, जो कि आपके केबल्स एंड वायर्स होते हैं। अब हर एक की डेफिनेशंस मैंने इस स्लाइड में ऐड ऑन कर दी है। विल शेयर दिस पीपीटी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। तो वहाँ से अपने समझ सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है इनकी क्या यूजेस है, सब स्टेशंस की क्या यूजेस है, एंड HVAC या फिर HDVC कनेक्शन की क्या होती हैं इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेशन कंपनीज टू पावर डिमांड कंपनीज। जो नेक्स्ट सेक्टर है जो कि जिनको फायदा हो सकता है, दैट इज केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज। क्योंकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है वो आपकी केबल्स एंड वायर्स के थ्रू ही होती है। तो अगर अपने बात करें कि एवरेज लाइफ साइकिल क्या होती है केबल्स की, तो डैट इज अराउंड 30 ईयर्स। एंड अगर अपने यूरोप एंड यूएस की बात करते हैं, तो अराउंड मोर देन 50% ऑफ देयर केबल्स हैव एज लाइफ ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। एंड जापान की अगर अपने देखें तो अराउंड 60% जो है उनकी एज लाइफ जो है केबल्स की, डेट इज मोर देन 20 ईयर्स। सो जो केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्रीज है, इनको दो तरीके से फायदा हो सकता है। एक, जो न्यूली डिमांड इंक्रीज होगी, एंड दूसरी ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एज केबल्स एंड वायर्स।
लास्ट में अपने ये देखते हैं कि ऐसे कौन सी कंपनीज है जो कि डेटा सेंटर्स बना रही है। जैसे कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, जो कि स्पेशलाइज्ड है इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डेटा सेंटर सर्वर्स। आपकी आईटीआई लिमिटेड है, जो कि कोऑपरेट्स टीयर 3 डेटा सेंटर्स इन बेंगलुरु विथ ट्राइमैक्स डेटा सेंटर सर्विसेज। आपकी एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, जो कि डेटा सेंटर सॉल्यूशंस देती है इंडिया में, इंक्लूडिंग केबलिंग, रैक्स, कूलिंग पावर एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। Aurionpro Solutions had partnered with Webwex to operationalize Tier 3 data centers in Navi Mumbai, Hyderabad, and Bangalore. Blackbox had recently won an order of $6.6 million for data center solutions from a short form video hosting service. And then आपकी बड़े बड़े प्लेयर्स में रिलायंस है, अडानी है, जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सेटिंग अप ऑफ डेटा सेंटर्स। एंड अनंत राज के पास भी अराउंड Anant Raj is also is planning to expand to 300 megawatts of data centers over the next 4 years. So this was a brief analysis of the data center sector. अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो जो कि आपको हेल्पफुल लगे, so please do let me know in the comment box. Thank you.